श्रोताओं का स्वागत है। आज हम शिवानी जी की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है भैरवी, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कहानी का सार है, कुछ नोट्स भी हैं जो इसके अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। हाँ, तो इन स्रोतों में हम देख रहे हैं कि प्रेम, भक्ति, समाज के बंधन और ख़ास तौर पर एक स्त्री की जो अपनी शक्ति होती है, आत्मशक्ति, उस पर काफ़ी जोर दिया गया है। तो हमारा मकसद यही है कि इन सब से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें और समझें कि भैरवी आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों लगती है लोगों को। कहानी, जैसा पता चलता है, कुमाऊं की खूबसूरत वादियों की है और मुख्य पात्र है भैरवी। एक दिलचस्प बात जो इन नोट्स में सामने आती है वो भैरवी का नाम है। हाँ, बिल्कुल। इसका सीधा कनेक्शन माँ दुर्गा के उग्र रूप से है और लगता है कि ये नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं रखा गया। ये कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है ना, शक्ति और बदलाव, उसी का प्रतीक है। सही बात है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बाहर से तो बिल्कुल साधारण सी लगती है, लेकिन जैसा विश्लेषण बताता है, अंदर से उसमें गजब की आध्यात्मिक शक्ति है, एक दृढ़ संकल्प है जो उसे असाधारण बना देता है। तो चलिए इन स्रोतों के सहारे भैरवी की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या गहरे संदेश छिपे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भैरवी के बचपन से। कुमाऊं का गांव था, पिता पंडित थे, घर का माहौल काफी आध्यात्मिक था, साधारण परिवार था। एक नोट में ये खास तौर पर लिखा है कि भैरवी की पढ़ाई लिखाई में उतनी रुचि नहीं थी, लेकिन मंदिर, भजन, भक्ति, उधर उसका झुकाव बहुत था। हाँ। और वहीं उसके मन में एक सपना पनपता है कि गांव की औरतों को, मतलब आध्यात्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर मजबूत बनाना है। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये आगे चलकर जैसे उसका मिशन बन जाता है। हाँ, और ये जो कुमाऊं की पृष्ठभूमि है ना, जिसका जिक्र कई जगह है, वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं है। मतलब विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि ये पहाड़ी माहौल, ये प्रकृति और आध्यात्म का मेल, ये भैरवी के कैरेक्टर के लिए, उसकी पूरी यात्रा के लिए कितना जरूरी है। अच्छा। ये माहौल उसके अंदर की जो आध्यात्मिक खोज है उसे सिर्फ पालता पोसता नहीं, बल्कि कहानी में जो मुश्किलें आती हैं उनके लिए एक मंच भी तैयार करता है। प्रकृति यहाँ सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो किरदारों के मन का, उनकी आध्यात्मिक स्थिति का आईना भी है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, ये बहुत गहरा अवलोकन है। और इसी शांत माहौल में फिर रुद्र आता है। गांव का ही लड़का है पर शहर में पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है। उसे संवेदनशील, बुद्धिमान, पर थोड़ा क्या कहते हैं, रहस्यमयी सा बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये आकर्षण सिर्फ ऊपरी नहीं है। सुनने में आता है कि रुद्र भैरवी की सादगी, उसकी आंखों में जो एक आध्यात्मिक चमक थी, उसकी तरफ खिंचता है। ये सिर्फ रूप का मामला नहीं, कुछ और गहरा लगता है। आत्मा का खिंचाव शायद। हाँ, कह सकते हैं। और उनके रिश्ते के बारे में भी काफी कुछ है। कहाँ मिलते थे, मंदिर, नदी का किनारा, पहाड़ी रास्ते, ये जगहें भी जैसे उनके रिश्ते का जो आध्यात्मिक पहलू है उसे मजबूत करती हैं। घंटों बैठकर भक्ति और अपने सपनों की बातें करते हैं। एक विश्लेषण ये भी कहता है कि भैरवी रुद्र में सिर्फ एक प्रेमी नहीं देखती, बल्कि उसे लगता है कि ये वो इंसान है जो उसके सपनों को पूरा करने में उसका साथ देगा। उसे भरोसा होता है कि रुद्र उसके आध्यात्मिक और सामाजिक लक्ष्यों में साथ चलेगा। मतलब एक बहुत आदर्शवादी प्रेम की तस्वीर दिखती है। बिल्कुल, उसे एक साथी नजर आता है, उसमें सिर्फ प्रेमी नहीं। सही बात। लेकिन फिर मुश्किलें शुरू होती हैं। कहानी में मोड़ आता है जहां संघर्ष शुरू होते हैं, और ये संघर्ष कई लेवल पर दिखते हैं। पहला, रुद्र का अमीर परिवार, वो राजी नहीं है। ये सीधा सीधा समाज और पैसे का अंतर है जो उस वक्त की सच्चाई थी। बिल्कुल। दूसरा, गांव वालों की कानाफूसी। एक नोट में बताया गया है कि कैसे भैरवी पर इल्जाम लगता है कि उसने रुद्र को फंसा लिया। ये दिखाता है कि समाज अक्सर एक आजाद सोच वाली या थोड़ी आध्यात्मिक लड़की को शक की नजर से देखता है। हाँ, ये होता है। और तीसरा, भैरवी के अपने पिता की चिंता, बेटी की इज्जत का सवाल, उसका आध्यात्मिक रास्ता कहीं बिगड़ ना जाए। मतलब कई तरफ से दबाव था। बिल्कुल। और यहाँ हमें दिखता है कि कैसे जो व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, खासकर जब वो आध्यात्मिक प्रेम जैसी चीज़ों से जुड़ी हों, वो सामाजिक दबावों से, पुरानी सोच से टकराती हैं। ये टकराव सिर्फ बाहर का नहीं होता, किरदारों के मन के अंदर भी चलता है। सही कह रही हैं। विश्लेषण ये भी बताता है कि ये लड़ाई सिर्फ भैरवी और रुद्र की नहीं, बल्कि दो अलग तरह की जीवन दृष्टियों की है। एक जो दिल और आत्मा की सुनता है, और दूसरा जो समाज के नियमों को मानता है। इसी उथल पुथल के बीच फिर रुद्र शहर चला जाता है नौकरी के लिए, बेहतर भविष्य के लिए। वादा करके जाता है कि वापस आएगा। भैरवी इंतजार करती है, लेकिन जैसा होता है, दूरी दिलों में भी दूरी ला देती है। हाँ। वो चिट्ठियां कम होने लगती हैं, और फिर गांव में अफवाहें पहुंचती हैं कि रुद्र की शहर में कहीं सगाई हो गई है। ये भैरवी के लिए पहला बड़ा झटका था।
उसका भरोसा टूटता है। लेकिन यहीं पर उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति की बात हम कर रहे थे, उसका पहला प्रमाण मिलता है। हाँ, ये आध्यात्मिक शक्ति शब्द बार बार आता है और इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। विश्लेषण ये साफ करता है कि यहाँ इसका मतलब है अपने मन पर काबू रखना, मुश्किलों में रास्ता खोजना, दुख को सहना और उसे किसी सकारात्मक चीज में बदलना। अच्छा। भैरवी टूटती है पर बिखरती नहीं है। वो आध्यात्म को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करती है, अपने सपनों और भक्ति के रास्ते पर टिके रहने का फैसला करती है। ये कोई हार मान लेना नहीं है, ये एक तरह का प्रतिरोध है हालात के खिलाफ। आगे भैरवी की शादी की बात आती है। परिवार का दबाव, समाज क्या कहेगा, और आखिर में उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के विधुर पुजारी से हो जाती है। एक विश्लेषण इसे भैरवी की जिंदगी का दूसरा बड़ा समझौता कहता है। पति का स्वभाव भी कठोर है। वो भैरवी को उसकी आध्यात्मिक इच्छाओं या उसकी अपनी पहचान के लिए नहीं, बल्कि बस एक घर संभालने वाली और मंदिर की देखरेख करने वाली के तौर पर देखता है। उसके सपने जो उसने रुद्र के साथ देखे थे, वो अब और भी धुंधले लगने लगते हैं। लेकिन जैसा एक जगह बहुत खूबसूरती से कहा गया है, अंधेरा जितना गहरा होता है, सितारे उतने ही चमकते हैं। यही भैरवी की असली परीक्षा होती है और उसकी वो अंदरूनी ताकत जिसे भैरवी तत्व कहा गया है, वो उभर कर सामने आती है। भैरवी तत्व, अच्छा। प्यार में धोखा मिला, शादी मुश्किल है, लेकिन ये सब उसे तोड़ नहीं पाते। वो चुपके गांव की औरतों को इकट्ठा करती है, उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती, बल्कि भक्ति, ध्यान और आत्मनिर्भरता सिखाती है। ये उसके भैरवी नाम को सार्थक करने की शुरुआत है। विनाश के बाद सृजन, ये सिर्फ सहना नहीं है, ये एक रणनीति है, एक संकल्प है। कहानी में फिर एक बड़ा ड्रामाई मोड़ आता है जब रुद्र वापस आता है, और ये पल भैरवी के पूरे सशक्तिकरण का प्रतीक बन जाता है। रुद्र लौटता है पर हारा हुआ। सगाई टूट चुकी है, जिंदगी ने ठोकरें दी हैं। वो भैरवी से माफी मांगता है और मानता है कि तुम्हारी आध्यात्मिकता ने ही मुझे रास्ता दिखाया। ये एक गजब का उलटफेर है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब भैरवी वो नहीं रही जिसे रुद्र छोड़कर गया था। उसका जवाब कहानी के सबसे ताकतवर पलों में से एक माना जाता है। वो रुद्र को माफ कर देती है, लेकिन उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है। वो कहती है, रुद्र, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपनी शक्ति को नहीं छोड़ा। ये उसका आत्मसम्मान दिखाता है और अपनी चुनी हुई राह के प्रति उसकी वफादारी। वो अपने पति और मंदिर की जिम्मेदारी चुनती है, शायद इसलिए नहीं कि वो उसे बहुत पसंद है, पर शायद इसलिए कि वो उसका वर्तमान कर्तव्य है, उसका चुनावा कर्म क्षेत्र। ये क्षण वाकई बदलाव लाने वाला है। विश्लेषण इसे सिर्फ प्रेम पर कर्तव्य की जीत नहीं मानता, बल्कि भैरवी के आत्म मूल्य की स्थापना के तौर पर देखता है। अब शक्ति का जो संतुलन था, वो पूरी तरह बदल गया है। हाँ, जो भैरवी कभी रुद्र के प्यार और सहारे पर निर्भर दिखती थी, वो अब खुद एक शक्ति का केंद्र है। उसकी आध्यात्मिकता ने उसे भावनात्मक रूप से आज़ाद और आत्मनिर्भर बना दिया है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उसने अपनी पहचान किसी मर्द से या शादी से नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी ताकत और सेवा से बनाई है। बिल्कुल। इसके बाद भैरवी पूरी तरह अपने मिशन में लग जाती है। वो गांव में एक छोटा सा आध्यात्मिक केंद्र खोलती है। ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, ये औरतों के लिए सशक्तिकरण का केंद्र है। वो उन्हें भक्ति, ध्यान सिखाती है, साथ में आत्मनिर्भर बनने के तरीके भी। बच्चों को नैतिकता और आध्यात्म की शिक्षा देती है। धीरे धीरे गांव में उसका मान सम्मान बढ़ता है। लोग उसे एक गाइड की तरह देखने लगते हैं। इसी समय महेश का जिक्र आता है। ये पात्र भी महत्वपूर्ण है। महेश साधारण है, मेहनती है, संवेदनशील है और भैरवी की आध्यात्मिकता और उसके काम की बहुत इज्जत करता है। वो भैरवी से शादी करना चाहता है। तो कहानी में एक और संभावना खुलती है। क्या भैरवी को अब एक ऐसा साथी मिल सकता है जो उसे समझे? एक उम्मीद जगती है। हाँ, पर भैरवी का फैसला फिर चौंकाता है। वो महेश को एक दोस्त और सहयोगी के रूप में तो अपनाती है, पर शादी से इनकार कर देती है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। उसका दिल अब शायद दुनियावी प्यार से ऊपर उठकर भक्ति और सेवा में लग चुका है। हो सकता है रुद्र की यादें अभी भी कहीं हों, या शायद वो अब किसी भी रिश्ते में बंधकर अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहती। और महेश की महानता इसी में है। हाँ, महेश की महानता इसमें है कि वो इसे समझता है और बिना किसी शर्त के एक सच्चे साथी की तरह उसके काम में उसकी मदद करता रहता है। महेश का चरित्र, जैसा एक विश्लेषण कहता है, कहानी में एक जरूरी पहलू जोड़ता है। ये दिखाता है कि पुरुषों का समर्थन हमेशा पति या प्रेमी की भूमिका में ही नहीं होता।
एक सच्चा दोस्त और सहयोगी बनकर भी महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद की जा सकती है। ये शायद समाज के बदलते नजरिए का भी एक संकेत है, कम से कम कुछ लोगों के। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। कहानी के आखिरी हिस्से में भैरवी की विरासत दिखती है। उसका आध्यात्मिक केंद्र बड़ा होता है। उससे प्रेरणा लेकर दूसरी औरतें भी आत्मनिर्भर बनती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। भैरवी का सपना जैसे साकार हो रहा है। रुद्र भी अपने अपराध बोध के साथ केंद्र में एक सहयोगी की तरह सेवा करता है। जोर इस बात पर है कि भैरवी को असली खुशी और संतोष दुनियावी प्यार में नहीं, बल्कि अपनी भक्ति, सेवा और अपने समुदाय को ऊपर उठाने में मिलता है। और वो जो आखिरी सीन है ना, मंदिर की सीढ़ियों पर भैरवी औरतों और बच्चों के बीच बैठी है, उन्हें अपनी आत्मा की शक्ति बनाए रखने का संदेश दे रही है। ये सीन जैसे पूरी कहानी का निचोड़ है। और यही, जैसा कि लगभग सभी मानते हैं, भैरवी का नाम पूरी तरह सार्थक हो जाता है। भैरवी वो शक्ति जो विनाश से सृजन करती है। भैरवी ने अपनी निजी जिंदगी के दुखों को, टूटे सपनों को यानी विनाश को सामुदायिक सशक्तिकरण और आध्यात्मिक जागरूकता यानी सृजन में बदल दिया। वाह! विश्लेषण ये स्थापित करता है कि उसका जीवन दिखाता है कि दर्द और भक्ति के मिलने से एक ऐसी ऊर्जा पैदा हो सकती है जो न सिर्फ इंसान को बदलती है, बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाती है। उसकी कहानी एक प्रेम कहानी से कहीं ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीत, आत्मखोज और निस्वार्थ सेवा की अमर कहानी बन जाती है। तो इस पूरी चर्चा से भैरवी की कहानी के बारे में हमने क्या मुख्य बातें समझी? ये एक महिला की अटूट आध्यात्मिक शक्ति की कहानी है, जैसा बार बार कहा गया। ये सामाजिक बंधनों को चुनौती देने और उन्हें अपनी शर्तों पर पार करने के साहस की कहानी है। बिल्कुल। ये प्यार में मिली निराशा पर भक्ति, सेवा और आत्मसम्मान की जीत की कहानी है। और वो कुमाऊं का माहौल, जैसा आपने भी कहा, इस कहानी को एक खास गहराई और सच्चाई देता है। हाँ। एक सबसे दिलचस्प बात जो समझ आती है वो ये है कि कैसे भैरवी ने अपनी पहचान को किसी पुरुष या पारंपरिक सामाजिक भूमिका जैसे पत्नी से जुड़ने नहीं दिया। उसने अपनी पहचान अपनी अंदरूनी ताकत, अपने आध्यात्मिकता और समाज के लिए अपनी सेवा से बनाई। मतलब उसने साबित किया कि औरत का असली मूल्य उसकी अपनी आत्मा की शक्ति में है, बाहरी रिश्तों में नहीं। बिल्कुल सही। ये सारे स्रोत मिलकर यही दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति, खासकर एक महिला, समाज के बनाए रास्तों से हटकर भी अपनी दृढ़ता, सेवा भाव और आध्यात्मिक बल से न सिर्फ अपना अलग रास्ता बना सकती है, बल्कि समाज में गहरा सम्मान और सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। जैसा किसी ने लिखा है, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी आध्यात्मिकता और आत्म मूल्य की खोज की एक प्रेरणा देने वाली यात्रा है, जिसके सबक आज भी उतने ही जरूरी हैं। और आखिर में ये चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिसका इशारा कई विश्लेषणों में है। भैरवी ने सांसारिक प्रेम और सुख की जगह आध्यात्मिक सेवा और कर्तव्य का रास्ता चुना। तो क्या सच्ची आत्मखोज और आत्मसशक्तिकरण के लिए हमेशा ऐसे बलिदान जरूरी होते हैं, या जीवन में दुनियावी रिश्तों और आध्यात्मिक तरक्की के बीच एक संतुलन बनाना भी मुमकिन है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, इसका कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। ये सवाल पाठक के मन में रह जाता है सोचने के लिए। तो इसी विचार के साथ शिवाली जी की इस सशक्त कहानी भैरवी पर आधारित हमारी आज की एक गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।